हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस यानी विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, यानी उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है कि वह तापमान क्या कहलाता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू करता है। यानी कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू करता है, वो तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य ताप कहते हैं, गलनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, या संतुलित तापमान कहते हैं। तो जब भी ठोस पदार्थ पिघलता है और द्रव बन जाता है तो उसको हम लोग गलनांक कहते हैं, यानी इसका बी नंबर राइट। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि वो प्रक्रिया क्या है जिसमें कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी द्रव से जो गैस बनता है उस प्रक्रिया का नाम क्या है? द्रव से यानी गैस बनता है, गलन है, वाष्पीकरण है, संघनन है, या उच्चन है। तो द्रव से जो गैस बनता है उस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण, यानी 2 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप लोग पढ़ सकते हैं कि जब द्रव की सतह से कण ऊष्मा लेकर गैस में बदलते हैं, यानी द्रव की सतह से कण ऊष्मा लेकर गैस में बदलते हैं तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं, यानी वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता। यानी में से कौन सा कारक जो है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करते हैं? तापमान, वायु प्रवाह, सतह क्षेत्रफल, या द्रव्यमान। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्रव्यमान जो है, यानी द्रव्यमान जो है वो वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करती है, यानी 3 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि वाष्पीकरण दर तापमान, हवा और सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं, ठोस, यानी 4 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ठोस अवस्था में कण आपस में मजबूत से जुड़े होते हैं, इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यानी कण जो है वो मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसके कारण उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। यानी द्रव के जो कणों के बीच आकर्षण बल है वो कैसा होता है? द्रव बोला है, अत्यधिक होता है, न्यूनतम होता है, मध्यम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो मध्यम होता है, यानी 5 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि द्रव के कण ना तो बहुत पास होते हैं और ना ही बहुत दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल जो है वो मध्यम होता है। यानी कण जो है, द्रव में जो कण है वो ना तो बहुत दूर होते हैं और ना ही बहुत पास होते हैं, जिसके कारण इसके आकर्षण बल जो है वो मध्यम होते हैं, ज़्यादा भी नहीं होता है और कम भी नहीं होता है, वो मध्यम होता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो कौन सा पदार्थ हम लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैसों में पाया जाता है। नमक है, जल है, हाइड्रोजन है और तेल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जल। यानी जल जो है वो ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। ठोस में जल कब पाया जाता है? जब बर्फ बनता है तो ठोस में पाया जाता है, जब बर्फ से पानी बन जाता है यानी जल बन जाता है तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और जल से जब बाष्प बन जाता है तो वो गैस अवस्था में पाया जाता है, यानी 6 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्रेशन में पढ़ सकता है जल बर्फ यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है, पानी यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और भाप यानी गैस अवस्था में पाया जाता है। तीनों रूप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि वह अवस्था जिसमें न तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है, कौन? यानी वो अवस्था जिसमें ना तो निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है, तो कौन वाला हो जाएगा? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, गैस। यानी गैस का जो ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गैस फैलकर उपलब्ध जगह भर लेती है, इसका ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि कणों की गति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। यानी कणों की जो गति है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, तापमान पर, रंग पर, या दाब पर। तो कणों की गति जो मुख्य रूप से निर्भर करता है वो तापमान पर निर्भर करता है, यानी 8 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखो, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे तेज गति करने लगते हैं। यानी तापमान बढ़ेगा तो उसका कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा है कणों का वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो जो कण है वो तेजी से गति करने लगेगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि ठंडा जल
धीमी गति से क्यों वाष्पित होता है? ठंडा जल जो है वो धीमी गति से वाष्पित क्यों होता है? ऊष्मा अधिक होने के कारण, ऊष्मा कम, हवा तेज या दाब अधिक? तो किसके कारण जो वो ठंडा जल है वो धीमी गति से वाष्पित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ऊष्मा कम। यानी ऊष्मा कम होने के कारण जो ठंडा जल है वो धीमी गति से वाष्पित होते हैं। यानी 9 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं कि ठंडा जल में ऊष्मा कम होती है जिससे कणों के गैस बनने की पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती है। यानी किसके कारण? ऊष्मा कम होने के कारण। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण दर सबसे अधिक कब होगी? वाष्पीकरण दर जो है सबसे अधिक कब होगी? ताप कम होने पर, हवा ना हो, सतह क्षेत्र अधिक हो या नमी अधिक हो? तो वाष्पीकरण दर जो है वो सबसे अधिक तब हो गई जब सतह क्षेत्र अधिक हो। यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी सतह क्षेत्र जितना अधिक होगा वो वाष्पीकरण दर जो है उतना अधिक तेजी से होगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि यह बताने के लिए कि कोई पदार्थ कितना गर्म है किसका उपयोग होता है? यानी हम लोग को बताना है कि कोई पदार्थ जो है वो कितना गर्म है तो किसका उपयोग होता है इनमें से? द्रव्यमान का, घनत्व का, तापमान का या डी नंबर दाब का? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, तापमान। यानी तापमान के कारण हम लोग बता सकते हैं कि कोई पदार्थ जो है वो कितना गर्म है यानी हीट है। आगे 12 नंबर देख सकते हैं कि गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? गैसों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है हमको बताना है। घनत्व अधिक, कणों में अधिक दूरी, बहुत गतिशील कण, निश्चित आयतन नहीं। तो गैसों में जो है वो निश्चित आयतन नहीं ये भी पाया जाता है। यानी गैसों की निश्चित आयतन नहीं होता है। गैसों में बहुत गतिशील कण होते हैं, हाँ ये भी सही है। कणों में अधिक दूरी, यानी गैसों में जो कण है उनके बीच अधिक दूरी होती है, यह भी सही है। तो गैसों में जो नहीं होता है वो घनत्व अधिक, यानी गैसों में जो घनत्व है वो अधिक नहीं होता है। यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन में विलय किसे कहते हैं? तो विलयन में जो विलय है वो किसे कहते हैं? जो घुलता है, जिसे घुलाया जाता है, गैस या सभी? तो विलयन में जो विलय है वो जो घुलता है वो वाला हो जाएगा। यानी विलयन में विलय कौन वाला है? जो घुलता है। जो घुलता है वो विलय, और जिसमें घुलता है वो हो जाएगा विलायक। यानी 13 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसे विलय कहते हैं। यानी किसी भी विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसको क्या कहते हैं? उसको विलय कहते हैं। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस का घनत्व द्रव से अधिक क्यों होता है? ठोस का जो घनत्व है वो द्रव से अधिक क्यों होता है? कण बड़े होने के कारण, कण बहुत दूर होते हैं, कण पास पास होते हैं या उनमें गति नहीं होती है? तो ठोस का घनत्व द्रव से अधिक क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, कण पास पास होते हैं। जो ठोस के जो कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं जिसके कारण द्रव की तुलना में ठोस का घनत्व अधिक होता है। यानी 14 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी ठोस में कण बहुत पास होते हैं जिससे घनत्व अधिक हो जाता है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवस्था में कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं? यानी हम लोग को बताना है कि कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें जो कण है वो सबसे अधिक गतिशील होते हैं। ठोस है, द्रव है, गैस है या सभी में समान है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, गैस। यानी गैस में जो कण है वो बहुत अधिक गतिशील होते हैं। यानी 15 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी गैसों में जो कण है वो स्वतंत्र रूप से तेजी से घूमते रहते हैं। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिलियन में घटकों की संख्या कितनी होती है? किसी बिलियन में घटकों की संख्या कितनी होती है? तो किसी बिलियन में घटकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। यानी बिलियन में एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। विलेय घुलता है और विलायक में घुला जाता है। किसको घुला जाता है? विलेय को घुला जाता है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि एक बिलियन में विलेय और विलायक 2 घटक मिलकर बनता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? यानी जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक हम लोग याद रखिएगा कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वो सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 17 का सी नंबर हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जल का जो क्वथनांक होता है वह फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट में कितना होता है। सेल्सियस में तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना होता है आप लोग उसको कमेंट कीजिएगा। यानी सामान्य दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है कि कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल किस अवस्था में पाया जाता है? यानी जो कण हैं उनके बीच जो सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो सबसे अधिक किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है या प्लाज्मा में पाया जाता है?
तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा ठोस अवस्था में। यानी कणों के बीच जो अधिक आकर्षण बल है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो ठोस में पाया जाता है कणों के बीच। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में पदार्थ का गुण क्या होता है, यानी ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका गुण क्या होता है। निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार, निश्चित आकार और निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार और निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार और आयतन, यानी अनिश्चित आकार और आयतन दोनों। तो ठोस अवस्था में पदार्थ का गुण जो होता है वो दोनों निश्चित होता है, यानी ठोस अवस्था में आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का बी नंबर हो जाएगा। यानी ठोस अवस्था में आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित, दोनों निश्चित होता है। यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ठोस में दोनों आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि उबलते जल से प्राप्त भाप को ठंडा करके पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कहा गया है कि उबलते जल से प्राप्त भाप को ठंडा करके पुनः जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी उबलते जल, यानी जल उबलकर भाप बन जाता है और फिर भाप ठंडा होकर फिर जल बन जाता है, यानी भाप जो है वो ठंडा बनकर फिर जल बन जाता है, ठंडा होकर फिर जल बन जाता है। यानी क्या बोला गया है कि उबलते जल से प्राप्त भाप, यानी जल से भाप बन गया, यानी भाप यानी बाष्पीकृत होकर भाप बन गया और भाप से फिर जल बन जाता है, फिर भाप से जल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा संघनन, यानी 21 का सी नंबर संघनन हो जाएगा। यानी गैस से पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, संघनन। इसको पहले आप लोग समझिए, गैस से पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, संघनन। पहले क्या बोला गया है, पहले बोला गया है कि उबलते जल, पहले जल है, जल से भाप बन जाता है, यानी जल से भाप यानी गैस बन जाता है और गैस से जल बन जाता है, यानी गैस से जो है पुनः जल बन जाना, यानी गैस से जो द्रव बन जाना, गैस से जो पुनः द्रव बनने की प्रक्रिया है वो सी नंबर हो जाएगा संघनन। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दाब पर बर्फ किस तापमान पर पिघलती है, यानी सामान्य दाब पर बर्फ जो है किस तापमान पर पिघलती है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बोला गया है कि सामान्य दाब पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर जल में बदल जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी मदद कर सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके, यानी लाभ मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।